हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटर अरविंद पांडे सर। चिल्ड्रन, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में चिल्ड्रन हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, को कंप्लीट किया है। अगर आपको उसके बारे में डिटेल चाहिए तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। तो आज बात करते हैं इस वीडियो में डोमेस्टिक टेरिटरी की। एक बार पहले बोर्ड में देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या लिखा है। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ चिल्ड्रन डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी में और कौन कौन से वो एरिया हैं, वो कौन कौन से रीजन हैं जिनको डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किया जाता है, और वो कौन कौन से रीजन और वो कौन कौन से एरिया है जो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। चिल्ड्रन, आप लोगों ने 9th 10th क्लासेस में और उससे पहले अपनी प्रीवियस क्लासेस में सोशल साइंस जरूर पढ़ा है, और सोशल साइंस में आप लोगों ने अलग अलग कंट्री के पॉलिटिकल मैप देखे होंगे या जोग्राफिकल मैप आपने देखे होंगे। उस जोग्राफिकल मैप को देखकर आपने ये जान लिया होगा कि ये इंडिया है, ये चाइना है, ये बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान है। अलग अलग कंट्री की अपनी अपनी जोग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं। उस जोग्राफिकल के बाहर, यानी वो जो लाइन है, जो बॉर्डर लाइन होती है, उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करने के बाद वो दूसरी कंट्री में इंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो हर कंट्री की अपनी अपनी जोग्राफिकल एरिया, जोग्राफिकल बाउंड्री, जोग्राफिकल रीजन है, वो आपको पहले से पता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें चिल्ड्रन इकोनॉमिक टेरिटरी की, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होता है चिल्ड्रन, वो जोग्राफिकल जो बाउंड्री है उसको क्रॉस करके होता है, उससे भी बड़ा होता है। तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि ये एग्जांपल के लिए ये हमारा इंडिया है। ठीक है, तो ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये तो इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्री है। यानी इस लाइन के अगर बाहर जाएंगे तो हम अपनी कंट्री की बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा जोग्राफिकल बाउंड्री, जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, करेक्ट। लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी का जो पार्ट है चिल्ड्रन, वो इस लाइन के बाहर भी रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मान के चलो कि ये हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी है। इकोनॉमिक टेरिटरी, या हम इसको डोमेस्टिक टेरिटरी भी कह सकते हैं। तो देख सकते हो डोमेस्टिक टेरिटरी का जो पार्ट है जोग्राफिकल बाउंड्री से भी बड़ा है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, हमारा जोग्राफिकल, हमारी जो कंट्री, जो पॉलिटिकल मैप है, वो तो हमारा है ही है, लेकिन वो हमारा जोग्राफिकल बाउंड्री है। लेकिन इसके बाहर एक लाइन और है जो ये बताती है कि इकोनॉमिक टेरिटरी का जो पार्ट है जोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर होता है। अब देखिए इसमें होता क्या क्या है। हमने यहाँ पर लिखा है डोमेस्टिक टेरिटरी इज ए इकोनॉमिक टेरिटरी। ये क्या है? ये वो एरिया जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है, इकोनॉमिक टेरिटरी है वो। एडमिनिस्ट्रेड बाय ए कंट्री, एडमिनिस्ट्रेड का मतलब है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, एक इकोनॉमिक टेरिटरी में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, उसको एडमिनिस्ट्रेट कौन कर रहा है, कौन उसको कंट्रोल कर रहा है, कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, किसका ऑर्डर उस एरिया में काम कर रहा है। तो इकोनॉमिक टेरिटरी इज अ रीजन एडमिनिस्ट्रेड बाय ए कंट्री, जो किसी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा उसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, कंट्रोल किया जा सकता है। विद इन विच, यानी जिसके भीतर पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल्स सर्कुलेट्स फ्रीली। आई होप इट मस्ट बी क्लियर। इकोनॉमिक टेरिटरी वो रीजन होता है जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, यानी कि उस कंट्री का उसमें ऑर्डर चलता है, मैनेजमेंट रहता है, कंट्रोल रहता है। जिस रीजन में पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल मूव्स सर्कुलेट्स फ्रीली। अब यहाँ पर फ्रीली सर्कुलेट का मतलब चिल्ड्रन क्या है? फ्रीली सर्कुलेट मतलब का मतलब ये है कि वो उस इकोनॉमिक टेरिटरी में फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अलग से कोई डॉक्यूमेंटेशन या किसी का ऑर्डर या किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, वीज़ा की ज़रूरत होती है ना। लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी वो रीजन होता है जिस रीजन में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है फ्रीली मूवमेंट होते हैं। हालांकि यहाँ पर भी बहुत सारे फॉर्मेलिटी की ज़रूरत होती है, बट इवन देन
goods, persons and capitals moves circulates freely within economic territory. आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से चिल्ड्रन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय हमें देखना होता है कि हमारी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम क्या है और नेशनल इनकम क्या है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी हमारे लिए से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हम उसमें ये देखते हैं कि हमारी जो जोग्राफिकल जो इकोनॉमिक टेरिटरी है उसमें हमने कितना गुड्स का प्रोडक्शन किया, क्या हमारी नेशनल इनकम होगी। तो आई होप कि चिल्ड्रन इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी की जो डेफिनेशन है या जो इसका मतलब है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चिल्ड्रन इसमें है क्या, इसमें हम कौन कौन से वो रीजन है जिसको हम इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले है शिप्स, यहाँ देख सकते लिखा गया शिप्स एयरक्राफ्ट्स owned and operated by normal residents between two or more country। अगर इंडिया का कोई नॉर्मल रेसिडेंट है, उसका अपना कोई शिप है और उस शिप को वो ऑपरेट करता है, कहाँ कहाँ ऑपरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारा इंडिया है, ये है चाइना, ठीक है। अगर इंडिया का कोई नॉर्मल रेसिडेंट कोई शिप या कोई एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता है, यानी उसका जो शिप है इंडिया से चाइना जाता है सामान लेकर और चाइना से इंडिया आता है सामान लेकर, तो जिस रास्ते से ये शिप मूव करेगा वो जो रास्ता है वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगा। हालांकि वो इकोनॉमिक इंडिया की पॉलिटिकल जोग्राफिकल एरिया में ये रीजन लाई तो नहीं करेगा, बट इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगा, क्योंकि इस रीजन में जो भी ये शिप या एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो रहे हैं उसको ऑन करने वाला कोई इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है। तो ऑब्वियसली उस शिप को ऑपरेट करने के लिए जो भी ऑर्डर होगा, जो मैनेजमेंट होगा, वो इंडिया के पास होगा, ठीक है। तो शिप्स एयरक्राफ्ट्स owned and operated by normal residents between two or more country will be the domestic territory of India। नेक्स्ट पार्ट चिल्ड्रन यहाँ देख सकते हैं फिशिंग वेसल्स। आपने देखा होगा मछली पकड़ने के बड़े बड़े व्हीकल होते हैं, उसी को कहते हैं फिशिंग वेसल्स। नेक्स्ट है ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। आपने देखा होगा समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर तेल के गैस के बड़े बड़े कुएं होते हैं जहाँ से पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। आपने ये भी देखा होगा कि समुद्र के भीतर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बना के रखते हैं आर्मी वाले, मिलिट्री वाले, या ऑयल और नेचुरल गैस को निकालने वाले जो हैं प्लेटफॉर्म बना के रखते हैं। तो फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड प्लेटफॉर्म, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। ये जितने भी मैंने नाम लिए, जैसे फिशिंग वेसल, ऑयल है, नेचुरल गैस है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, अगर इसको कोई ऑपरेट करने वाला इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है और ये सब कुछ कहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल वाटर में, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि हर कंट्री के लोगों ने अपना अपना जो वाटर का एरिया है, जो समुद्र का एरिया है, पार्ट डिवाइड कर रखा है कि इंडिया का पार्ट है, ये चाइना का पार्ट है। तो उस पार्ट में तो वो फ्रीली मूवमेंट करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे एरिया हैं जो इंटरनेशनल वाटर बॉडीज है, और उस इंटरनेशनल वाटर बॉडीज में अगर इंडिया का कोई नॉर्मल रेसिडेंट, कोई फिशिंग वेसल है, ऑयल नेचुरल गैस रिग्स है या फिर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है और उसको ऑपरेट करने वाला कोई नॉर्मल रेसिडेंट है और उसको ऑपरेट करने का जो राइट है उसको मिला हुआ है, तो वो एरिया भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। हालांकि वो जो वाटर बॉडी है वो इंडिया की जोग्राफिकल एरिया का पार्ट नहीं होगा, बट इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट वो बनेगा। इसके अलावा चिल्ड्रन, अगर इंडिया की कोई एम्बेसी है चाइना में है, या इंडिया का कोई कंसुलेट चाइना में है, या इंडिया की जो मिलिट्री है वो चाइना में गई हुई है या किसी और कंट्री में गई हुई है, ठीक है, तो वो भी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगा। इसके अगर हम अपोजिट कर दें, खैर वो हम इसमें बताएंगे, तो इंडियन एम्बेसी अगर फॉरेन कंट्री में है तो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगी। यहाँ पर चिल्ड्रन कंजुलेट्स लिखा हुआ है, तो मैं इसका आपको मतलब बता दूँ। कंजुलेट्स का मतलब होता है चिल्ड्रन एक ऑफिस होता है, जैसे इंडिया है ना, तो इंडिया का जो कंजुलेट है वो भी दूसरी कंट्री में होता है। जैसे जिन कंट्री से हमारे अच्छे रिलेशन है, जैसे यूएसए हो गया, और आपको रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, तो ऐसी कंट्री में इंडिया ने अपना एक ऑफिस बना रखा है, उस ऑफिस को कंजुलेट्स कहते हैं। और ये कंजुलेट्स में जो ऑफिसर्स है वो क्या करते हैं कि वो हमारे कंट्री का जो इंटरेस्ट है, हमारी कंट्री की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ के लोगों को बताते हैं, और ताकि वो हमारे कंट्री में आके टूरिज्म करें
घूमने के लिए आएँ, देखने के लिए आएँ और हमारी कंट्री में वो आकर इन्वेस्टमेंट करें, जिससे हमारी कंट्री का ग्रोथ हो सके। आई होप कि ये क्लियर हो गया। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में आप देखा होगा चिल्ड्रन कि एक कंट्री की मिलिट्री दूसरी कंट्री में जाती है, दूसरी कंट्री की मिलिट्री हमारी कंट्री में आती है, और हमारी कंट्री की जो मिलिट्री है और दूसरी कंट्री की जो मिलिट्री है वो मिलकर कोई ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी अपना प्लान बनाते हैं, ठीक है, या कोई ट्रेनिंग के पर्पज से जाते हैं। तो इस केस में ये जो मिलिट्री है वो जाएगी दूसरी कंट्री में, बट फिर भी वो हमारी टेरिटरी का पार्ट होगा। तो ये तो पार्ट हो गया चिल्ड्रन की डोमेस्टिक टेरिटरी में हम कौन कौन से जो रीजन है, जो एक्टिविटी है जिसको इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा दो और पॉइंट लिखे हुए हैं जो हम इकोनॉमिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जैसे मैंने ये थर्ड पॉइंट बताया था कि अगर इंडिया की एम्बेसी या इंडिया का कंजुलेट्स या इंडिया की मिलिट्री अगर फॉरेन कंट्री में है या फॉरेन कंट्री में गई है तो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगा। उसका जस्ट अपोजिट कर लो कि अगर दूसरी कंट्री की मिलिट्री हमारी कंट्री में आई हुई है या दूसरी कंट्री की एम्बेसी हमारी कंट्री में है, दूसरी कंट्री के जो कंजुलेट्स हैं अगर वो हमारी कंट्री में हैं तो वो उनकी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगा, वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। दूसरा चिल्ड्रन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसेस हमारे इंडिया में हैं तो वो ऑफिसेस हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, वो उस कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगा जिन कंट्री में उनका हेड ऑफिस है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेड ऑफिस है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर उसका कोई ऑफिस इंडिया में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, वो स्विट्जरलैंड की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगा। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WTO, WHO, WBIMF, UNO, ILO एट्सेट्रा, अगर इनके ऑफिस इंडिया में है तो ऑब्वियसली वो इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होगा, बट इवन देन वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा जिस कंट्री में उसका हेड ऑफिस सिचुएटेड है। तो चिल्ड्रन विद दिस पॉइंट्स वी हैव कम टू द एंड ऑफ द टॉपिक। आई होप ऑल द पॉइंट्स हैज बीन क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। See you in the next video. Till then, take care. God bless you.